आज हम लोग बैठे हैं मासस ऑफिस चिरकुंडा ब्रांच। जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव सर पे है, तलवार की तरह लटक रहा है सब नेता के सर पर। परेशानी इस बात की है कि 9 तारीख को स्कूटनी के बाद, यानी कि आज स्कूटनी कंप्लीट हो गया है, मात्र 3 प्रत्याशी ही उसमें छटे हैं, बाकी सब लोग अभी सुरक्षित हैं। 9 तारीख नाम वापसी के बाद सबको अपना अपना चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, लेकिन हारेगा कौन और जीतेगा कौन ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। आज हमारे बीच में राम जी हैं और इन्हें राम जी से उतना ही लगाव है जितना मोदी जी ने राम मंदिर बनाया था। अब सवाल एक है, क्या राम मंदिर बनने से रोजगार आया या बेरोजगारी बढ़ी? फायदा किसको हुआ? 2024 में क्या राम मंदिर मोदी को आगे बढ़ाएगा या राम मंदिर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा? आइए, फैसला जनता के सामने होने जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रामजी यादव। पहला सवाल ये है कि मोदी ने बहुत कुछ किया देश के लिए, विश्व गुरु की ओर अपने आप को स्थापित करने जा रहा है भारत को। आप इनके कार्य को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले कि हम तो इतना कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने क्या किया वो कुछ नहीं, सिर्फ पत्रकार लोग, मीडिया लोग ही बता रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन जनता के बीच में, इस देश के बीच में ऐसा कहीं कुछ नहीं लगने जा रहा है कि जनता के लिए या इस देश के युवाओं के लिए या यहाँ के बेरोजगारों के लिए या छात्रों के लिए या गरीबों के लिए कुछ किया गया। मीडिया जो है जिस तरीके से जिसने आपने सवाल में शुरुआत किया कि मोदी जी ने ही चलाया, तो हमको तो लग रहा है कि मोदी जी का ज़्यादा प्रचार मीडिया के लोग ही कर रहे हैं। जिस तरह आप है, हमको तो लग रहा है भाजपा का एक हथियार आप लोग भी हैं। क्या बात है। तो एक ही बताइए कि ठीक है, मीडिया को भाजपा का हथियार बताया जा रहा है। सवाल नंबर 1, अगर आप जीतते हैं तो क्या मीडिया आपका समर्थन नहीं करेगा? सवाल हम लोग अपने मासस के प्रत्याशी उतारे हुए हैं। हम लोग जो कामरेड जगदीश रवानी है, हम लोग अपना जो दमखम है वो लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो हम लोग का जो मासस का जो वोट है पूरे धनबाद लोकसभा में, उसको हम लोग अपने वोट दिलाने का, कन्विंस कराने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है और अगर हमारे जो प्रत्याशी अगर जीत के आएंगे तो सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, अस्पताल पे, नौकरी पे, और यहाँ के जो लोगों जो भय मुक्त है, जो यहाँ पे धनबाद जिला में एक तरह से डरे हुए हैं व्यवसाय क्रम, उस सबसे भय मुक्त करने का प्रयास रहेगा हमारे प्रत्याशी का। जो हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं इस चुनाव को, तो ये मुद्दा आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जिस नेता के पास भी जाइएगा लगभग सबका एक ही एजेंडा है। क्योंकि धनबाद में है क्या? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, और एम्स नहीं है, रेलवे नहीं है, IIT आईएसएम बना है, बड़ा मुश्किल से बन गया, पता नहीं क्यों, एरोड्रम नहीं है, फ्लाईओवर नहीं बना है गया पुल का, विकास के सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। अब सवाल एक है, जीतेगा कौन ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन जीतने के बाद कौन नेता 5 साल तक दर्शन देता है? आप बता सकते हैं इस बारे में? देखिए, जीतने के बाद तो हमको तो नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसा नेता जो सांसद रहे हैं वो जनता के बीच में जा पाते हैं। जो यहाँ पे लोकल जो कार्यकर्ता हैं वो लोग रहते हैं। और मैं एक नाम है जिसका मैं नाम इस लोकसभा के चुनाव में भी लेना चाहता हूँ। निरसा में एक नाम है जो आपका 24 घंटा सिर्फ कामरेड अरूप चर जी, जो हारने के बावजूद भी आज 2019 में हारने के बावजूद भी 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, जनता का सेवा करने के तत्पर रहते हैं। हम लोग इनके बारे में कहीं नहीं भूल सकते हैं। वो एक ऐसा नेता है, अगर ये लोकसभा का चुनाव भी जीतते आते हैं तो उम्मीद है कि यही ऐसा पहला व्यक्ति रहेंगे जो पूरे लोकसभा में जनता के बीच में रहेंगे और जनता का सेवा करते रहेंगे। बेरोजगारी खत्म हो जाएगा क्या? बेरोजगारी एक आदमी से ख़त्म करने से नहीं होगा। बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए। जो बहुत उम्मीद से 2014 में जो पूरे देश के लोगों ने जो चुनाव किया था, जो 70 साल की सरकार थी, उसको हटा के मोदी जी की सरकार को लाई कि हम लोग को रोज़गार मिलेगा,
सुरक्षा मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, बेरोजगारी से ख़त्म मिलेगा, लेकिन वो नहीं लाए। उनका जो मुद्दा 3-4 मुद्दा था, जो राम मंदिर हम बनाएंगे, कश्मीर का जो मुद्दा था, ये सब मुद्दा उन लोग का था, उस पर उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद फिर उनको 5 साल टेन्योर मिला 19 से 24 तक, उस पर भी उनको कुछ काम करना चाहिए, लेकिन वो आज तक देश के लिए कुछ नहीं किए, सिर्फ धर्म में हम लोग को बांट के रख दिए। राम मंदिर बनाना जरूरी था भाई, मंदिर सबको प्यारा है। आपने फर्स्ट में ही नाम लिया कि राम जी, तो हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी ने, माँ बाप ने, हम लोग हिंदू परिवार से आते, तो नाम राम जी को सब मानता है, राम जी को सब अपने अपने धर्म के लोग सब अपने भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन इस बीच में अगर कोई हम लोग को बरगला के सिर्फ हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे देश का विकास को रोका जाए, तो ऐसी सरकार को एक चोट देने की ज़रूरत है, ताकि लगे कि देश के जो जवान हैं, जो देश के युवा हैं, वो सिर्फ ये धर्म के नाम पे फंसने वाले नहीं हैं। उनको नौकरी चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको बेरोजगारी से मुक्त चाहिए। जो लोगों का मूलभूत है, शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों का जो मूलभूत है, उनका जो अनाज का दाम बढ़ा होना चाहिए, ये सब पे सरकार को देखने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने शुरुआत में ही सुना होगा कि मोदी जी के पूरे मोदी परिवार जो एक नारा लगा रहा है, बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, वो शुरुआत में इनका एजेंडा था, लेकिन अब ये लोग तिलमिला गए हैं। ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग 400 पार कर रहे हैं। अब आज ये 2 सप्ताह 3 सप्ताह से जो कैंपेनिंग हो रहा है, हमारे मोदी जी भी धनबाद में आए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हुआ कि 400 पार का नारा लगाएं। कोई उनका व्यक्ति 400 का पारा नहीं लगा रहा है। और जो उन्होंने 10 साल में जो काम किया, उस काम के बारे में एक भी नेता, चाहे उनका जो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे गांव का नेता हो, चाहे छोटा से कार्यकर्ता हो, किसी में ताकत नहीं है कि जो हम 10 साल में जो काम किए उसके बारे में चर्चा करके हम जनता के बीच में जाके हम वोट मांग ले। सिर्फ ये लोग 4 चीज़ पे बहस कर रहे हैं। अगर वो 4-5 चीज़ को अगर ये लोग बंद कर दे तो ये लोग मंच पे कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे। अगर ये लोग मुसलमान का नाम लेना छोड़ दे, धर्म का नाम लेना छोड़ दे, राम मंदिर का नाम लेना छोड़ दे, कश्मीर का नाम लेना छोड़ दे, तो ये लोग भाषण में भी अपने मंच पे, मैं दावा करता हूँ कि ये लोग बोलना भी छोड़ देंगे। इनका जो क्या 2024 में ये लोग चुनावी मैदान में आए, इनका एक मुद्दा होना चाहिए, एक एजेंडा हो जानी है। आप कहीं भी उनका चुनावी सभा में जाइए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सुनते हैं कि उनका 2024 का चुनावी मुद्दा क्या है, किस पे करना चाह रहे हैं। हमारे जो 18 साल के जो सैनिक जो भर्ती होते थे, उनको 4 साल के बाद 22 साल के रूप में 22 साल के बाद रिटायरमेंट दिया जाएगा। और जो लोग 70 साल का होगा वो पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी तो एक उम्र होना चाहिए। जो हमारे सैनिक हैं, 4 साल के बाद एक रिटायरमेंट दिया जा रहा है सैनिक लोगों को। क्यों नेता लोग में उम्र की सीमाएँ नहीं होना चाहिए? तो नेता लोग सिर्फ अपने अपने मुद्दा लेके आ जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है। हम लोगों ने 2014 में इनको चुनाव जीत के लाया था कि ये परिवारवाद के नारा लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी जो है परिवारवाद करती है। लेकिन आज के डेट में आप लोग मीडिया वाले हैं, आपके पास सारा लोकसभा से कौन कौन लोग खड़ा हुआ है, और आपको मैं दावे के साथ करता हूं कि 60% लोग उसी भाजपा के परिवार, उसी भाजपा के नेता के बेटे हैं, बेटी है, बहू है, सारे लोग आज भी हैं। क्या इनका परिवारवाद नहीं है? तो हम लोग को ऐसा सरकार चाहिए जो परिवारवाद से उठ के देश हित में, अपने राष्ट्र हित में कार्य करे, जो अपने लोगों को, जो गरीब जनता को, हर जनता को, एक जनता को, आज हम लोग देश को आज़ाद किए हुए बहुत साल हो गया, उसके बाद भी आज लोग गरीब है। 5 चावल के लिए लोग आशा करते हैं कि 5 किलो चावल मिलेगा तो हम लोग खाना बनाएंगे। उनका हृदय को, उनका दुख को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग ऐसा करें कि लोगों को 5 चावल ना दे के कोई ऐसा रोज़गार दे कि लोग कमा के अपना घर को चला सकें, बच्चा को पढ़ा सके। सरकारी स्कूलों को ठीक करने की ज़रूरत है, सरकारी हॉस्पिटलों को ठीक करने की ज़रूरत है। एक सवाल ये है कि आपने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा खिलाफ बात बोला, जो आपके हिसाब से सही है। अब सवाल एक है कि बेरोज़गारी दूर करने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे? जिसकी सरकार चुन के आती है 2024 में, वो सबसे पहले बेरोज़गारी दूर करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने, जैसे वीआईपी लोगों का, जो हमारे जनता का टैक्स का जो पैसा उछला हुआ, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। उसका जिस तरह हमारे मोदी जी जो दौरा कर रहे हैं, मोदी जी का आपने देखा होगा कि सिर्फ मोदी जी का विदेश दौरा में उनके ऊपर जो पैसा खर्चा किया जा रहा है,
वो सब पैसा बचाने की ज़रूरत है। जो हम लोग बड़े बड़े VIP लोग जो अडानी अंबानी लोगों का जो टैक्स मुफ्त जो माफ़ कर दे रहे हैं 1200 करोड़ 1400 करोड़ और 2-2.5 लाख जो किसानों का जो कर्जा है वो हम लोग माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको ज़रूरत है माफ़ करने का। और उम्मीद है कि अगर इस पर जो सरकार पहल करेगी निश्चित रूप से उसी की सरकार बनेगी। और आज के इस परिस्थिति में जनता जाग चुकी है कि अब हम लोग को जो है सिर्फ धर्म के नाम पे वोट नहीं देने जा रहे हैं, विकास के नाम पे देश की विकास होना चाहिए, उस पे हम लोग वोट करेंगे। मेरा सवाल ये था कि जगदीश रवानी जी चेहरा है मासस के लोकसभा चुनाव में, उनका परिचय जो है जनता ठीक से नहीं जान पाई है, आप बताएंगे उनका परिचय? देखिए, कोई भी व्यक्ति का व्यक्तिगत से ज़्यादा परिचय उस पार्टी का होना चाहिए। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे आपको कैंडिडेट मिलेंगे बीजेपी में जिसका कोई चेहरा नहीं जानता है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे और बीजेपी के नाम पे लोग जीतता है। उसी तरह मासस जो है पूरे धनबाद में, पूरे झारखंड में मासस का नाम है, मासस का परिचय है, मासस मोहताज नहीं है और वे मासस के प्रत्याशी हैं। सब पार्टी बड़ी है, व्यक्तिगत बड़ा नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा जो मासस है वो धनबाद में पहचान का मोहताज नहीं है। मासस जो संगठन है, संघर्ष का संगठन है, राय बाबू का दिया हुआ है, कामरेड शहीद गुरदास चटर्जी का संगठन का किया हुआ है संगठन। तो मासस व्यक्ति से ऊपर है। इंसान को अपना छवि बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन छवि को अगर धूमिल करना हो 2 मिनट का काम है, दोषारोपण करना हो 2 मिनट का काम है। किसी पे भी किसी भी तरह का इल्ज़ाम हम लोग लगा सकते हैं, बिना सिर पैर के भी लगा सकते हैं। भैया ये चुनावी माहौल है, हर नेता एक दूसरे पे लगा रहे हैं, जनता कभी उधर देख रही है कभी इधर देख रही है। अब उसमें कौन बढ़िया चूना किसको लगा रहा है उस पर जनता मजे भी ले रही है। जनता जनार्दन है भैया, जो मस्ती करना है वो जनता ही करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भुगतना तो जनता को पड़ता है। नेता 5 साल में एक दिन नजर आएंगे, उसके बाद अभी हम लोग मासस के ऑफिस में बैठे हैं चिरकुंडा ब्रांच में। अब यहाँ पे इनके जो कार्यकर्ता हैं ये काफ़ी जोश खरोश में हैं। अब सवाल ये है कि क्या इनका जोश खरोश, इनका जो MCC का जो चेहरा जो लोकसभा चुनाव के लिए आया है जगदीश रवानी जी का, वो क्या पब्लिक के दिल में जगह बना पाएंगे, यानी कि 25 तारीख को? आइए बात करते हैं सर से, पहले इनका परिचय लेते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कल्याण राय, मैं चिरकुंडा जोन मासस का उपाध्यक्ष हूँ। अब एक ही सवाल है जो मैंने अभी पब्लिक के सामने रखा है कि आपका जो चेहरा आप लोगों ने सोच विचार करके जो लाया है वो चेहरा कहाँ तक कामयाब नजर आ रहा है आप लोग? देखिए, हम लोग का मासस का सबसे बड़ा चेहरा है कॉमरेड ए.के. राय। आज कॉमरेड ए.के. राय जी ने धनबाद के लिए क्या किए हैं ये हमारे धनबाद के सभी जनता को पता है कि अपना जिंदगी यहाँ बलिदान दे के भी चले गए हैं। राय बाबू एक्चुअल में यहाँ नौकरी का सिलसिला में आए थे और नौकरी छोड़ के यूनियन किए, संगठन बनाए, अपना 3 बार विधायक भी बने, 3 बार आपको MP भी बने, फिर यहाँ अपना ज़िंदगी बिता के अपना चले गए हैं। लेकिन जब राय बाबू आज मान लीजिए जब वो हार गए हैं, ये जो सरकारी जो पैसा आते थे महीना में, ये पैसा वो कभी अपना हाथ में नहीं लेते हैं। तो राय बाबू को जितना भी बोले वो कम रहेगा। यही राय बाबू का छवि जो है मासस पार्टी उन्हीं का है। और उसके बाद हमारे गुरदास चटर्जी का एक बलिदान भी है, जो 50 साल की उम्र में यहाँ से हत्यारों ने यहाँ से हटा दिए। जो बेचारे का बहुत सपना था, वो भी सोचते थे कि हमारा लड़का का शादी होगा, पोती पोता होगा, हम भी कंधा में खिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत दुख, हमको लगता है कि बहुत दुख इस चीज़ सोच के कि बीच ज़िंदगी में उनको हटा दिया। ये भी एक छवि हमारे निरसा धनबाद के धरती में है। और दूसरा और सिलसिला क्या है हम बता देते हैं। जगदीश रवानी जो है, ठीक है, कैंडिडेट है। ये जो छवि है कॉमरेड ए.के. राय बोलिए, कॉमरेड गुरदास चटर्जी बोलिए, आज अरूप चटर्जी का बात बोलिए, जो अरूप चटर्जी एक ऐसा व्यक्ति है
जो पूरी आपका अपना पिता के ऊपर गए हैं। 24 घंटा सवेरे से लेकर रात तक ले हैं, वो अपना पूरा निरसा धनबाद जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है बेचारा घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ तो एक इफेक्ट पड़ता है जनता के ऊपर कि हाँ आज इतना पार्टी है लेकिन काम करने वाला कौन है? मासस है। कहीं भी जाइए कोई नहीं है, भाजपा वाला भी नहीं है, कांग्रेस वाला भी नहीं है, जेएमएम वाला भी नहीं है, लेकिन मासस का कॉमरेड अरूप चटर्जी वहाँ मौजूद है। इसका मतलब कि जो चेहरा चुना गया तो कहीं ना कहीं वैसा कर्मठ आदमी आपने देखा होगा कि भाई जगदीश रवानी में वैसा कुछ गुण है इसलिए उस चेहरे को सामने लाएंगे, ऐसी बात है या बात कुछ और है? बात ऐसा कुछ नहीं है, बात है देखिए हम लोग का जो भी सिलेक्ट होता है हाईकमांड हम लोग का है, हम लोग उन्हीं लोग करते हैं। हम लोग तो मान लीजिए जोनल में एक साधारण उपाध्यक्ष हैं, तो जो भी मान लीजिए आज बुजुर्ग जितना सीनियर लीडर हम लोग का है मासस में, उन लोग का डिसीजन है, उन लोग के हिसाब से सही है। अब एक ही बताइए कि जनता जनार्दन को आप क्या संदेश देना चाहें 2024 की लोकसभा चुनाव? देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव में मासस पीछे नहीं है। आज जो भी बोलिए आज मोदी कर रहा है भाजपा वाला लोग कि हम जीत रहे हैं, आज यहाँ भाजपा करने वाला जो भाजपा एक्चुअल करते थे आज वो कांग्रेस हो गई है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वीक है, था ही बराबर से, भाजपा कहीं ना कहीं वीक हो गया, जो कि आधा आदमी जो भाजपा करने वाले थे वो अभी कांग्रेस में आ गए हैं। तो इसमें फायदा मासस का है। मासस ऐसा है पार्टी है कि मासस था, मासस है, मासस ही रहेगा और जनता के बीच है। एगो मान लीजिए जनता का जो काम कर रहा है यही आशा है कि जनता भूलेगा नहीं, तो हम लोग भी पीछे नहीं हैं। तो आपने देखा कि कहता है कि दो बिल्ली की लड़ाई में कहीं तीसरा फायदा ना उठा ले, ये समीकरण जो है जोड़ा जा रहा है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस का द्वंद्व में, मल्लयुद्ध में कहीं जगदीश रवानी आगे ना निकल जाए, ये मासस का कहीं ना कहीं गुना भाग चल रहा है। शायद ये लग भी जाए, जनता भी कुछ न कुछ सोच समझ रही है कितना सही है कितना गलत है, कौन सही है कौन गलत है। प्रचार करने से वो सही होगा ऐसी बात नहीं है, या नहीं करने से वो गलत हो जाएगा ऐसी बात भी नहीं है। जनता सब जानती है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ।